हमारे बीच है एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक्चुअली डेथ को एक्सपीरियंस किया है। मेरी जर्नी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर एबिन अलेक्जेंडर, एक न्यूरोसर्जन, हार्वर्ड के प्रोफेसर, 25 साल का मेडिकल करियर। कोमा ने मेरे पूरे नियोकॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। मेरे पास ड्रीम्स या हेल्यूसिनेशंस होने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी। तो फिर मैंने अपनी लाइफ के सबसे प्रोफाउंड एक्सपीरियंसेस कहाँ से किए, जब मेरा ब्रेन क्लियरली ऑफलाइन था। मैंने स्पिरिचुअल रेल्म क्लियरली सेंस किया, वहां टाइम का कोई कंट्रोल नहीं होता। उस रेल्म में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। मैंने देखा कि हजारों बीइंग्स मेरे चारों ओर खड़े थे, उनके सिर झुके हुए थे, कुछ कैंडल्स पकड़े हुए थे। मेरे साथ एक स्पिरिचुअल गाइड भी थी, एक बहुत ही प्यारी सी यंग वुमन। अगर मैं सच में ये सब समझना चाहता हूं तो मुझे माइंड को समझना होगा, और इसे मेडिटेशन के माध्यम से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। इसी वजह से टेलीपैथी जैसी चीजें रियल हैं। कोमा के 4 महीने बाद उस एंजल की फोटो मिली, तब सारे पीसेस कनेक्ट हो गए। लाइक ओह माय गॉड। तो शुरू करने से पहले मैं थोड़ी सी एक पर्सनल बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कुछ साल पहले जब मेरी नाना जी की डेथ हुई थी, मेरे मन में बहुत ऐसे सवाल रहते थे अबाउट डेथ, कि डेथ के बाद लोग जाते कहाँ हैं, उस पार होता क्या है। सो ये सवाल बहुत सारे रहते थे मेरे मन में। लेकिन आज हमारे बीच है एक ऐसे इंसान जिन्होंने एक्चुअली डेथ को एक्सपीरियंस किया है, और वो वापस आए हैं और हमारे बीच हैं और अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहे हैं। उनका नाम है डॉक्टर एबिन अलेक्जेंडर, एक न्यूरोसर्जन, हार्वर्ड के प्रोफेसर, 25 साल का मेडिकल करियर और 7 दिन का कोमा जिसने उनकी पूरी लाइफ बदल दी। उन्होंने प्रूफ ऑफ हेवन बुक लिखी, जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलिंग बुक्स में से एक है, और बहुत सारे बुक्स लिखे उन्होंने, और वो हमारे बीच है। मैं वेलकम करना चाहती हूँ डॉक्टर एबिन अलेक्जेंडर को। वेलकम डॉक्टर एबिन, वेलकम टू द पीएमसी हिंदी चैनल। Very good to be with you today. Thanks so much for having me on. बहुत लोग अपने नींद में आए हुए ड्रीम एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं, बहुत लोग अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और बुक लिखते हैं, लेकिन आपने अपनी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में शेयर किया, यानी कि आपने डेथ को बहुत करीबी से देखा है। हाउ वाज दैट? इट्स अमेजिंग टू इवन हियर दिस, दैट आपने डेथ को करीब से देखा है और आप अब जिंदा हो और आप हमारे साथ बात कर रहे हो। सो व्हाट इज अ नियर डेथ एक्सपीरियंसेस, और हम इसको कैसे समझें? नियर डेथ एक्सपीरियंस हर इंसान के लिए अलग अलग होते हैं, और उसी तरह से होते हैं जैसे उस सोल को जरूरत होती है। और इसका सिर्फ एक ही रीजन होता है, उस सोल की ग्रोथ में मदद करना। लेकिन जब हम इन्हें साइंटिफिकली स्टडी करते हैं तो डेटा, स्टोरीज, सर्कमस्टेंसेस और हीलिंग्स को देखने के बाद ये समझ आता है कि कई बार ऐसी मिराक्युलस हीलिंग होती है जो मॉडर्न मेडिकल पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन नहीं हो सकती। इससे पता चलता है कि हमारे अंदर एक ट्रेमेंडस पावर है अपनी लाइफ और दुनिया को बदलने की, जिसमें हमारी हीलिंग और होलनेस भी शामिल है। और इसी वजह से मेरे लिए मेरे नियर डेथ एक्सपीरियंस का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन सिर्फ ये नहीं है कि मेडिकल डिटेल्स क्या थीं। जो सितंबर 2018 में एक मेडिकल केस रिपोर्ट जर्नल ऑफ नर्वस एंड मेंटल डिजीजेस में पब्लिश हुई थी, ये केस रिपोर्ट क्लियरली दिखाता है कि मेरा ब्रेन मेनिंजाइटिस की वजह से बहुत डैमेज हो गया था। ये बीमारी ह्यूमन डेथ को समझने के लिए एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि ये ब्रेन के इंपॉर्टेंट पार्ट्स को अटैक करता है। इस वजह से मेरे पास ड्रीम्स या हेल्यूसिनेशंस होने की कैपेबिलिटी ही नहीं थी। मेरे ब्रेन के वो पार्ट्स बहुत बुरी तरह से डैमेज हो गए थे। तो फिर मैंने अपनी लाइफ के सबसे प्रोफाउंड, मेमोरेबल, डिटेल्ड और ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंसेस कहाँ से किए, जब मेरा ब्रेन क्लियरली ऑफलाइन था। ये बेसिकली हमें दिखाता है कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से क्रिएट नहीं होती, बल्कि ब्रेन अपने फिल्टरिंग और ट्रांसीविंग प्रॉपर्टीज के थ्रू इस यूनिवर्स में उसे अलाउ करता है, और वहीं से मिस्ट्री शुरू होती है। ये सब हमें तभी समझ में आता है जब हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि हम सभी सोल्स हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं उस गॉड फोर्स के साथ जो यूनिवर्स के कोर में है। एक और इंपॉर्टेंट बात ये थी कि
मैं क्रिश्चियन घर में पैदा हुआ हूं, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि फर्क नहीं पड़ता कि आप उस इन्फिनिट लव और क्रिएशन की फोर्स को गॉड, अल्लाह, ब्रह्मन, विष्णु, जेहोवा, यावे, ग्रेट स्पिरिट या किसी भी नाम से बुलाओ। अंत में हम सब एक ही चीज की बात कर रहे होते हैं, और मेडिटेशन ऑफ कोर्स एक तरीका है जिससे हम सब इस कनेक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। हमें इसके लिए नियर डेथ एक्सपीरियंस होना जरूरी नहीं है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करके खुश हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये उन लोगों की मदद करता है जो स्पिरिचुअल माइंडेड लोग हैं, ताकि वो इस वर्ल्ड का एक साइंटिफिकली साउंड वर्जन समझ सकें, जो एक्सप्लेन करता है हमारा यूनिवर्स के साथ रिलेशनशिप, हमारे बीच की यूनिटी और वो बाइंडिंग फोर्स जो लव है। वंडरफुल। 2008 का टाइम आपके लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग था जब आपने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया था। लेकिन उसके पहले आपका जीवन कैसा था? कोमा से पहले की बात करूं तो मेरी अपब्रिंगिंग मेरे साइंटिफिक सोच वाले फादर के साथ हुई थी। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अडॉप्ट किया गया था। जब मैं सिर्फ 11 दिन का था तो मुझे अडॉप्शन के लिए छोड़ दिया गया था, लेकिन 4 महीने तक मुझे किसी ने अडॉप्ट नहीं किया। तो उन 4 महीनों तक मैं बेसिकली एक बेबी डॉर्म में रहा। वो अडॉप्शन मेरी पर्सनल हिस्ट्री का बहुत बड़ा हिस्सा है। तो पैदा होते ही मुझे छोड़ दिए जाने का जो दुख, चाइल्डहुड वुंड जो मुझे मिला, उससे मैंने पूरी जिंदगी स्ट्रगल किया था। हालांकि मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मुझे एक बहुत ही लविंग और वंडरफुल फैमिली ने अडॉप्ट किया। मेरे फादर एक ग्लोबली रिनाउंड न्यूरो सर्जन थे, और उनकी ही इंस्पिरेशन से मैंने भी मेडिसिन और न्यूरो सर्जरी को अपना करियर बनाया। वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कॉम्बैट सर्जन थे। 2 साल से भी ज्यादा समय के लिए वो पैसिफिक थिएटर में रहे, और मुझे लगता है कि भगवान पर उनका गहरा विश्वास ही था जिसने उन्हें उस मुश्किल वक्त से लगभग बिना किसी नुकसान के निकाल दिया। उनका एक गहरा साइंटिफिक बिलीफ भी था जो उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जुड़ा था। मैं 60s और 70s में बड़ा हुआ, और उस जनरेशन के बहुत लोगों की तरह मुझे भी यही लगता था कि साइंस ही ट्रूथ तक पहुंचने का रास्ता है। और बहुत लंबे समय तक मैंने वही गलती की जो हमारे कल्चर में कई लोग करते हैं, ये सोचना कि या तो तुम रिलीजियस हो या साइंटिफिक। और मुझे लगता था कि दोनों एक साथ पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं पूरी तरह से गलत था। रियलिटी स्पिरिचुअलिटी और साइंस के बीच है। मेरे लिए रिलीजन वैल्यूएबल हो सकता है क्योंकि ये लोगों को पर्सनल प्रेयर, मेडिटेशन या जो भी जो वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग करते हैं, उसके माध्यम से डीप स्पिरिचुअल अवेयरनेस तक पहुंचने में मदद करता है। लेकिन कभी-कभी रिलीजन्स विचारधाराओं और विचारधारा फैलाने वालों की वजह से भटक जाते हैं, और प्रॉफिट्स के असली संदेश वननेस, लव, काइंडनेस, कंपैशन से दूर हो जाते हैं। इसलिए एक कॉमन बात जो नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बारे में कही जाती है वो ये है कि हम वापस आते हैं ज्यादा स्पिरिचुअल होकर पर कम रिलीजियस होकर। और यहां रिलीजन को डाउन करने की बात नहीं है, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में रिलीजन्स कई बार प्यार, कंपैशन, काइंडनेस और मर्सी जैसे डीप प्रिंसिपल्स को मिसलीड कर देते हैं। खैर, मैं बहुत साइंटिफिक एटमॉस्फेयर में बड़ा हुआ। मेरे फादर को बिग बैंग, कॉस्मोलॉजी, मॉडर्न फिजिक्स सबकी गहरी समझ थी, और फिर भी वो गॉड में बिलीव करते थे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से। मुझे वहां तक पहुंचने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। मैं चाहता था कि जो कुछ वो स्पिरिचुअलिटी, गॉड और प्रेयर के बारे में मुझे सिखा रहे हैं, मैं सब बिलीव करूं। लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी न्यूरो सर्जिकल करियर की तरफ बढ़ता गया, मैं ज्यादा कंफ्यूज्ड होता गया। मैं इन दोनों को साथ में नहीं जोड़ पा रहा था। मैं उस समय कन्वेंशनल साइंटिफिक टीचिंग को मानता था, जिसे मटेरियलिज्म या फिजिकलिज्म कहते हैं। इसका मतलब ये था कि सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड ही एग्जिस्ट करता है, बाकी कुछ नहीं। और इसलिए मुझे लगता था कि कॉन्शियस अवेयरनेस भी फिजिकल ब्रेन से ही आती है। मतलब मेरे कानों के बीच एक वार्म डार्क लिक्विड बाथ में तैरता हुआ एक 3.5 पाउंड का जिलेटिन्स मास, यानी जेली जैसा दिमाग जो कॉन्शियसनेस को एक तरह से अलग थलग घटना मानता है। लेकिन मेरी जर्नी और नियर डेथ एक्सपीरियंसेस की साइंटिफिक स्टडी ने उस पिक्चर को 180 डिग्री पलट दिया है। अब मैं ये मानता हूं कि कॉन्शियसनेस ही प्राइमरी है, और पूरा भौतिक संसार कॉन्शियसनेस से ही बना है। क्वांटम फिजिक्स हमें पिछले 100 साल से ज्यादा समय से ये बता रही है, और फिर भी इसे समझने में हमें बहुत मेहनत और समय लगा। मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे साफ हो रहा है
कि एंटेंगलमेंट असल में एक तरह का मानसिक क्षेत्र है। इसी विषय पर 2022 का नोबेल प्राइज भी मिला था। इसका मतलब हमारी जो पुरानी सोच कि सब कुछ सिर्फ 4D स्पेस टाइम में ही होता है, वो अब आउटडेटेड हो चुकी है। हमें माइंड और कॉन्शियसनेस को गहराई से समझना होगा, तभी हम टाइम फ्लो, कॉज इफेक्ट एंड यूनिवर्स जैसी चीजों को समझ पाएंगे। तो यही बैकड्रॉप था। जब मैं आपकी स्टोरी सुन रही हूँ ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ में सब कुछ था, लेकिन 2008 की एक रात में सब कुछ बदल गया। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए कि 2008 में एक्चुअली हुआ क्या? ये नियर डेथ एक्सपीरियंस कैसे हुआ? मैं 2008 में 54 साल का था और इसी स्ट्रगल के बीच अचानक कोमा में चला गया। बहुत तेज सिर दर्द, बहुत तेज पीठ दर्द और ग्रैंड माल सीजर्स। मैं इस दुनिया से चला गया था। लोगों में यह गलत फहमी है कि मेरा कोमा दवाओं की वजह से हुआ था। ये बात बिल्कुल गलत है। मैं अनकॉन्शियस करने वाली दवा लेने से पहले ही कोमा में चला गया था और 7वें दिन जब मैं बाहर आया तब भी मैं दवाइयों की वजह से बहुत गहरी नींद जैसी हालत में था। यही वजह है कि मेरी पूरी जर्नी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है। कोमा ने मेरे पूरे नियोकॉर्टेक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो दिमाग का आउटर सरफेस होता है और एक तरह से कैलकुलेटर की तरह काम करता है, हमारी सारी कॉन्शियस अवेयरनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और उस वक्त मेरा ब्रेन क्लियरली ऑफलाइन था और फिर भी मैंने इतना गहरा अनुभव किया और उसमें सबसे असामान्य चीज थी एमनीजिया। मुझे अपने पूरे जीवन की कोई याद नहीं थी, यहाँ तक कि मैं इबन अलेक्जेंडर हूँ। मुझे ना पृथ्वीवासियों की, ना पृथ्वी की और ना ही ब्रह्मांड की कोई जानकारी थी। मैं बिल्कुल एक खाली स्लेट जैसा था। जब मैं कोमा से बाहर आया और सब कुछ समझने की कोशिश कर रहा था, तब मुझे लगा कि शायद मेरी सारी यादें गंभीर मेनिंजाइटिस की वजह से मिट गई होंगी, क्योंकि उस समय तक मैं भी इस गलतफहमी में था कि मेमोरीज ब्रेन में ही स्टोर होती हैं। हमारी किताब लिविंग इन अ माइंडफुल यूनिवर्स में हमने बताया है कि न्यूरोसर्जन्स रियलाइज कर चुके हैं कि कभी ऐसा केस नहीं मिला जो ये बताए कि लॉन्ग टर्म मेमोरीज ब्रेन में स्टोर होती हैं। मेरे केस में तो ये साफ साफ सामने था। फिर भी दिलचस्प बात यह है कि मेरी सारी मेमोरीज वापस आ गईं और वो भी और ज्यादा पूरी और गहरी होकर। ये प्रोसेस कोमा के बाद लगभग 2 महीने में हुआ, लेकिन कोमा के अर्ली फेज में मुझे अर्थ, ह्यूमैनिटी या अपनी लाइफ की कोई मेमोरी नहीं थी। ये एक्सपीरियंस एक डीप, डार्क और वाइब्रेट होते हुए अस्तित्व जैसा था। मैं इसे कहता हूं अर्थवर्म्स आई व्यू, यानी सब डार्क, धुंधला और कुछ गड़बड़ सा फेज। अच्छी बात यह थी कि यह हमेशा के लिए नहीं था। मुझे एक धीरे धीरे घूमती हुई सफेद रोशनी ने बचाया, जो एक बिल्कुल परफेक्ट संगीत की धुन के साथ आई थी। मुझे याद है वो लाइट धीरे धीरे घूमते हुए अंधेरे से बाहर आई। उसके आसपास सिल्वर और गोल्डन लहरें थीं, साथ ही एक संगीत की धुन बज रही थी। बाद में मैं उसी धुन को याद करके दोबारा उस लाइट पोर्टल को बुला सकता था, क्योंकि नियर डेथ एक्सपीरियंस की यात्रा के दौरान मैं कई बार वापस उस डार्क स्तर पर गिर जाता था। पहली बार जब मैं उस ब्रिलियंट लाइट पोर्टल से गुजरा तो मैं एक ग्लोरीफाइड रेल्म में पहुंचा, जिसे मैंने गेटवे वैली कहा। वहां पर पृथ्वी जैसे कई दृश्य थे। मैं खुद को एक तितली के पंख पर अवेयरनेस के एक कण के रूप में महसूस कर रहा था। बॉडी अवेयरनेस बिल्कुल नहीं थी, लेकिन मैं अपने आसपास की चीजों को फील कर पा रहा था। उस पंख पर हजारों तितलियां गोल गोल घूम रही थीं, उड़ान भर रही थीं। नीचे एक हरी भरी घास का मैदान था, उसके चारों ओर प्राचीन वन। स्पार्कलिंग वाटरफॉल थे जो क्रिस्टल ब्लू तालाबों में गिर रहे थे। हजारों जीव उस मैदान में डांस कर रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, डॉग्स जंप कर रहे थे। सब कुछ इसलिए हो रहा था क्योंकि ऊपर कुछ स्वूपिंग ऑर्ब्स यानी रोशनी के गोले उड़ रहे थे, बिल्कुल एंजेलिक बीइंग्स जैसे। ये बीइंग्स स्पिरिचुअल ऑर्ब्स जैसे दिखते थे, लेकिन हर एक की अपनी अलग आइडेंटिटी थी। उनसे मंत्र, भजन और स्तुति गान निकल रहे थे, जो मेरी अवेयरनेस में जोर से गूंज रहे थे। वहां अद्भुत उत्सव का वातावरण था, भव्यता और अलौकिक अनुभव से भरा हुआ, एक ऐसी ब्यूटी जो वर्ड्स में डिस्क्राइब करना मुश्किल है। महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि नियर डेथ एक्सपीरियंस धुंधला और अजीब होता है, लेकिन सच तो यह है कि ये मटेरियल वर्ल्ड ही धुंधला और अधूरा है। वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिल्कुल साफ, स्पष्ट और जीवंत था। इसीलिए बहुत सारे लोग जिन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंस होता है वो वापस आकर बताते हैं कि
उनकी पूरी जिंदगी अचानक उनके सामने फ्लैश हो जाती है, हर छोटी बड़ी बात की अद्भुत जानकारी और उसकी सुंदरता के साथ। लाइफ रिव्यू के दौरान हम अपने जीवन की उन घटनाओं को देखते हैं जो हमें सीख देती है, नई पॉसिबिलिटीज, नए ऑप्शंस दिखाते हुए। अगर हमने कभी लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया हो, लव और कंपैशन की बजाय उन्हें दुख या सफरिंग दिया हो, तो उस रिव्यू के थ्रू हमें उन गलतियों को सुधारने का मौका मिलता है और फिर अगले जन्मों में उन्हीं के साथ वापस आते हैं। इस बात के समर्थन में साइंटिफिक डेटा भी मौजूद है, जो पुनर्जन्म पर लिखे गए विस्तृत साहित्य में मिलता है। अगर प्रूफ चाहिए, आप यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज पर देख सकते हैं। वहां मौजूद डेटा साइंटिफिक रूप से प्रमाणित पुनर्जन्म की रियलिटी को सपोर्ट करता है। गेटवे वैली का सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ एक स्पिरिचुअल गाइड भी थी, एक बहुत ही प्यारी सी यंग वुमन जो मेरे साथ तितली के पंख पर थी। उसकी आंखें ब्लू कलर की थीं, जिनमें एक स्पार्क था, ऊंचा माथा, उभरे हुए गाल और बड़ी सी मुस्कान थी। उन्होंने एक वर्ड भी नहीं बोला, जरूरत भी नहीं थी, हमारे माइंड्स एक दूसरे से कनेक्ट हो गए थे। उनका डीप ट्रूथ क्लियर और रियलिटी मुझे साफ दिखाई दे रही थी। तुम सदा प्रेम और सम्मान के पात्र हो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारा ख्याल रखा जा रहा है। ये मैसेज इतना पावरफुल और ब्यूटीफुल था कि मैं वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर सकता। जब मैंने इस मैसेज को अपनी बुक प्रूफ ऑफ हेवन में लिखा, तो मैंने एक और पार्ट ऐड किया, तुम कुछ गलत कर ही नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब था कि जब आप एक ऐसे realm में होते हो जहां सिर्फ लव, कंपैशन, काइंडनेस और वननेस होता है, तो वहां नेचुरली आप गलत चॉइसेस कर ही नहीं सकते और इसी पाथ को फॉलो करना ही डिवाइन वननेस तक पहुंचने का सबसे डायरेक्ट रास्ता है। और मुझे लगता है ये सफर एक ही जन्म में नहीं बल्कि कई जन्मों में होता है। इसी के लिए हम यहाँ आए हैं, ताकि हम स्पिरिचुअल विजडम सीख सकें। मुझे याद है मैंने स्पिरिचुअल रेल्म यानी आध्यात्मिक लोक को क्लियरली सेंस किया, जो अर्थ टाइम से कंप्लीटली बियॉन्ड था। वहां टाइम का कोई कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वहां लोग अपने पूरे जीवन का रिव्यू देख सकते हैं। जन्म, मृत्यु और बीच की जर्नी, उस रेल्म में पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सब एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। इसलिए वहां पास्ट लाइफ इवेंट्स और फ्यूचर पॉसिबिलिटीज एक ही टाइम पर देखे जा सकते हैं। ये ही वजह कि नियर डेथ एक्सपीरियंसेस इतने क्लियर, लाइफ चेंजिंग और पावरफुल होते हैं, लेकिन उन्हें साधारण भाषा में डिस्क्राइब करना मुश्किल होता है। मेरे एनडीई के दौरान मुझे अपनी जिंदगी के या इब्न अलेक्जेंडर की जिंदगी के किसी भी घटनाक्रम की कोई याद नहीं थी, न ही अपने आसपास के लोगों की, बस आखिर में थोड़ी ही याद आई। मैंने देखा कि सब कुछ टूट कर गिर रहा था, यहाँ तक कि वह स्पिरिचुअल रेल्म भी। फिर मैं उस जगह पहुंचा जिसे मैं कोर कहता हूँ। कोर एक गहरी, अनंत, काली जगह थी जो पूरी तरह डिवाइन लव से भरी हुई थी, उस गॉड फोर्स के लव से जो पूरे ब्रह्मांड के केंद्र में है। कोर में मुझे लगा जैसे मैं एक बाउंड्री क्रॉस कर रहा हूँ, वही बाउंड्री जिसकी बात अक्सर नियर डेथ एक्सपीरियंस की स्टोरीज में होती है। कहा जाता है कि अगर आप उस बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं तो वापस नहीं आते, फिर सीधा डेथ की ओर चले जाते हो। लेकिन मुझे उस बाउंड्री के पार हल्की सी झलक मिली और उसी ने मुझे पूरी तस्वीर समझने में मदद की। कोर में मुझे बहुत सारे लेसन्स मिले। सबसे बड़ा लेसन था वननेस का, मेरे माइंड और अवेयरनेस का गॉड फोर्स के साथ एक हो जाना। सच तो यह है कि हम सबका उस प्राइमोर्डियल फोर्स के साथ डीप कनेक्शन है। मैं बार बार कोर रेल में जाता और फिर गिरकर वापस पृथ्वी जैसी रियलिटी में आ जाता। मैं कई बार इस साइकिल से गुजरा और हर बार मुझे कहा जाता, तुम यहाँ रुकने नहीं आए हो, तुम्हें वापस जाना है, लेकिन हम तुम्हें बहुत कुछ सिखाएंगे। वही हुआ भी। एक ऐसा समय भी आया जब मैंने उन म्यूजिकल मेलोडी नोट्स यानी उस संगीत धुन को याद करके लाइट पोर्टल्स क्रिएट कर लिए, जो अलग अलग स्पिरिचुअल लेवल्स को जोड़ते थे। लेकिन एक दिन जैसे उन्होंने प्रॉमिस किया था, मुझे वापस जाना था और मैं अब उन म्यूजिकल नोट्स को यूज करके लाइट पोर्टल वापस नहीं ला पाया।
और तभी मैं वापस अर्थ लेवल पर लौट आया। वहां मैंने देखा कि हजारों बीइंग्स मेरे चारों ओर खड़े थे, उनके सिर झुके हुए थे, कुछ कैंडल्स पकड़े हुए थे, उनसे एक मर्मरिंग एनर्जी निकल रही थी, और उसी एनर्जी में मैंने वही प्यार और स्पिरिचुअल होम का एहसास पाया जो मैंने पहले हायर स्पिरिचुअल लेवल्स में महसूस किया था। लेकिन अब यह लोएस्ट लेवल में था, जहां मेरी अर्थ व्यू जर्नी शुरू हुई थी। मुझे बाद में पता चला कि ये प्रेयर्स की पावर थी, वही मुझे इस दुनिया में वापस ला रही थी। उस समय मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन फिर मैंने 6 चेहरे देखे। ये मेरे एनडीई के बिल्कुल एंड का समय था। उसके बाद मैंने 6 फेसेस देखे, जो मिट्टी में से उभरते, कुछ शब्द कहते और फिर से मिट्टी में मिल जाते। उस समय भी एमनीशिया बहुत स्ट्रांग था, इसीलिए मैं उनके शब्द समझ नहीं पाया, लेकिन वो फेसेस मुझे आज भी याद हैं, जैसे कल की ही बात हो। वो वही लोग थे जो फिजिकल रूप से मेरे कोमा के आखिरी 24 से 48 घंटों में मेरे पास थे। ये महत्वपूर्ण था क्योंकि इसने मुझे ये साबित करने में मदद की कि मेरी पूरी स्पिरिचुअल जर्नी, वो रिच और अल्ट्रा रियल जर्नी, 7 दिन के कोमा के पहले 1 से 4 या 1 से 5 दिनों के बीच हुई थी। ये सारी डिटेल्स मैंने अपनी बुक्स प्रूफ ऑफ हेवन और लिविंग इन अ माइंडफुल यूनिवर्स में शेयर की हैं। तो मैं 6 चेहरों की बात कर रहा था, आखिरी फेस जो मैंने देखा वही मुझे वापस इस दुनिया में लाने वाला था। वह फेस एक 10 साल के लड़के का था। उस समय मैं उसे पहचान नहीं पाया। ये मेरे कोमा का 7वां दिन था। डॉक्टर्स ने मेरी फैमिली को बुलाया था और कहा था कि मेरे सर्वाइवल चांस 10% से घटकर सिर्फ 2% रह गया है और रिकवरी की कोई उम्मीद नहीं। इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि मुझे एंटीबायोटिक्स और वेंटिलेटर से हटा दें और बस जाने दें। और तभी मैं वापस आने लगा। जब वेंटिलेटर ट्यूब हटाया गया, तो मैंने कहा, थैंक यू। हालांकि तब भी मैं अपनी माँ, बहनों या बेटों को पहचानने की स्थिति में नहीं था, लेकिन मुझे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी याद थी। धीरे-धीरे 1-2 दिनों में मेरी लैंग्वेज और मेमोरी वापस आने लगी। बाकी न्यूरोसाइंस, फिजिक्स वगैरह की नॉलेज वापस आने में लगभग 2 महीने लगे। शुरू में जब मैंने डॉक्टर्स को अपनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पिरिचुअल जर्नी बताई, तो उन्होंने कहा, डाइंग ब्रेन बहुत ट्रिक्स खेलता है, ये सब हैलुसिनेशन था। जैसा कि मैंने कहा कि उस समय मेरी वैज्ञानिक ज्ञान वापस नहीं आई थी, इसलिए मैंने भी मान लिया। लेकिन बाद में जब मैंने विवरण में सोचा और सबूत देखा, तो मुझे यकीन हुआ कि ये बिल्कुल रियल था। इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब मैंने कुछ डेज़ और वीक्स के बाद पीछे मुड़कर देखा, तो मैंने उस नाइटमेयर की यादें पहचान ली। उस समय मुझे पता था कि अभी जो हो रहा है, ये सिर्फ एक डिल्यूजन है। मुझे समझ आ गया कि ये मेरा डैमेज्ड ब्रेन ही क्रिएट कर रहा था। ये बिल्कुल अलग था उस स्पिरिचुअल जर्नी से जो मैंने कोमा के डीप फेज में एक्सपीरियंस की थी। वो एक्सपीरियंस सच में अल्ट्रा रियल और लाइफ चेंजिंग था। बाद में जब मुझे मेडिकल डिटेल्स पता चलीं, तब मुझे एहसास हुआ कि मेरी ब्रेन कंडीशन ऐसी थी कि वो ड्रीम या हेलुसिनेशन तक नहीं कर सकती था। फिर भी मैंने इतना प्रोफाउंड अनुभव किया। इस पूरी घटना ने मेरी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी प्रभावित किया। पहले मैं अपने ओल्ड साइंटिफिक मटेरियलिस्ट बिलीफ्स में ही था, लेकिन प्रूफ ऑफ हेवन किताब के एंड तक मैंने उस गार्डियन एंजल की आइडेंटिटी जान ली जो बटरफ्लाई विंग पर थी। उस आइडेंटिटी का मेरे बर्थ फैमिली हिस्ट्री से गहरा कनेक्शन था और मेरी लाइफ के अबैंडनमेंट वूंड से भी। और जब मुझे कोमा के 4 महीने बाद उस लड़की की तस्वीर मिली, तो मुझे पता चला कि वो सुंदर लड़की जो बटरफ्लाई विंग पर थी, वो कौन थी। उस मोमेंट पर मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये सब सच था। ये मटेरियल रेल्म में नहीं हुआ था, बल्कि एक हायर मेंटल रेल्म में हुआ था। वो रेल्म जहां आइडियल्स का अस्तित्व होता है। ये सब समझना स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। लॉजिक, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मेरी पर्सनल मेमोरीज के साथ। शुरू में लोगों ने कहा कि शायद ये सब कोमा से बाहर आते वक्त हुआ होगा, लेकिन मुझे पता था कि ये सच नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने कोमा के आखिरी दिनों में जो 6 फेसेस देखे थे, उसे साफ था कि मेरी सारी स्पिरिचुअल जर्नी डीप कोमा के शुरू से ही डे 1 से लेकर डे 4 या 5 तक हुई थी। वो एक्सपीरियंस बहुत रियल था, इस दुनिया से कहीं ज्यादा रियल। और जब मुझे फाइनली उस स्पिरिचुअल गाइड की आइडेंटिटी पर क्लैरिटी मिली, तब मुझे पूरा यकीन हो गया कि ये सच में हुआ था।
उसने मेरी पूरी अंडरस्टैंडिंग बदल दी। एकदम 180 डिग्री टर्न। अब मैं वननेस ऑफ माइंड को मानता हूं। हम सब सच में स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं, एक स्पिरिचुअल यूनिवर्स में इंटरकनेक्टेड। मुझे ये सब समझने के लिए एमनीशिया से गुजरना पड़ा और फिर धीरे-धीरे जो खुलासे हुए, उनको समझने में महीने लगे। ये जर्नी इतनी ब्यूटीफुल रही कि पिछले 17 सालों से मैं डेली मेडिटेट कर रहा हूं। मेडिटेशन ने मुझे मेरे नियर डेथ एक्सपीरियंस से फिर कनेक्ट किया, मेमोरीज रिकॉल करने में हेल्प की, उस गॉड फोर्स और गार्डियन एंजल को गहराई से समझने में हेल्प की। जैसा मैंने लिविंग इन अ माइंडफुल यूनिवर्स में लिखा है, मेरे कोमा के लगभग 2.5 साल बाद मेडिटेशन में ही मुझे अपने अडॉप्टिव फादर की सोल से भी मुलाकात हुई, जो मेरी कोमा से 4 साल पहले पास हो चुके थे। उन्होंने मुझे क्लियर किया कि वो मेरे स्पिरिचुअल गाइड नहीं हो सकते थे। अगर वो होते तो मेरा पुराना मटेरियलिस्ट दिमाग यही आर्ग्यू करता कि हम वही देखते हैं जो देखना चाहते हैं। लेकिन जिस गार्डियन एंजल से मेरी मुलाकात हुई, उसका कनेक्शन मेरी बर्थ फैमिली और मेरे अबैंडनमेंट वुंड से था और वहीं से हीलिंग शुरू हुई। जब मुझे कोमा के 4 महीने बाद उस एंजल की फोटो मिली, तब सारे पीसेस कनेक्ट हो गए यूनिवर्स के साथ। मेरा वननेस का अनुभव, हीलिंग और प्यार का वो अटूट बंधन, इसने मेरी लाइफ बदल दी और मुझे ये मैसेज दुनिया तक पहुंचाने की ताकत दी। चाहे वो डॉक्टर हों, नर्स हों, मरीज हों या कोई भी जो गंभीर बीमारी या किसी अपने को खोने के दुख से गुजर रहा हो। नियर डेथ एक्सपीरियंस के सबूत साफ-साफ दिखाते हैं कि हम सब इटर्नल स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। शरीर की मृत्यु हमारी चेतना का अंत नहीं है, बल्कि एक तरह की मुक्ति है। आज मैं मानता हूं कि ये कई मायनों में उन बातों से अलग है जिन पर मैं पहले विश्वास करता था, और सबसे खास बात, साइंस अब इसको कंफर्म कर रही है। वाओ! जो आप एक्सपीरियंस कर रहे थे, इट्स वन ऑफ दोज़ रेयर केसेस जो वापस शरीर में आ पा रहे हैं, एक नॉर्मल लाइफ जी पा रहे हैं। व्हाइल यू आर कमिंग बैक फ्रॉम अ कोमा, आई थिंक योर फैमिली ने गिव अप कर दिया, डॉक्टर्स ने डिक्लेयर कर दिया था दैट यू आर नो मोर, बट यू आर बैक। सो व्हाट वर दे गोइंग थ्रू? आपकी फैमिली क्या गो थ्रू कर रही थी और आप कैसे फील कर रहे थे उस समय पे? शुरुआत में खासकर वेंटिलेटर की ट्यूब हटाने के बाद उन शुरुआती घंटों और दिनों में जब मैं कोमा से वापस आ रहा था, मेरा ब्रेन अभी भी मेनिंजाइटिस से बहुत ज्यादा प्रभावित था। यह मेरे परिवार के लिए बहुत डरावना था, क्योंकि पहले तो उन्होंने सोचा कि ओह, मैं होश में आ रहा हूं, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही कह दिया था कि शायद ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन फिर उन्होंने मेरा एक भयानक रूप देखा। मेरा ब्रेन पूरी तरह से खराब हो चुका था। उस समय उनको लगा, क्या यह उससे भी बुरा है जितना हमने सोचा था? शायद वे सोच रहे थे कि मैं हमेशा इसी मानसिक स्थिति में रहूंगा। लेकिन 1-2 दिन के अंदर क्लियर हो गया कि मैं सच में रिकवरी कर रहा हूं। मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत जल्दी वापस आ गया था, जो मेरे फैमिली के लिए एक पॉजिटिव साइन था। तो ये एक स्लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था। हाँ, मुझे समय लगा, कुछ दिन, कुछ हफ्ते, लगभग 1 महीना, ताकि मैं इस अनबिलीवेबल स्ट्रगल का सामना कर सकूं। एक तरफ मेरा डीप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस जो इस दुनिया की किसी भी चीज से ज्यादा रियल लगा, और दूसरी तरफ एमनीशिया यानी भूलने की बीमारी, जिसने मुझे शुरू में बहुत कंफ्यूज कर दिया कि ऐसा क्यों हुआ होगा। इन सबको समझना बहुत जरूरी था। मेरा सबसे बड़ा बेटा ईबन फोर्थ उस समय कॉलेज में न्यूरोसाइंस की पढ़ाई कर रहा था, और वह जानता था कि जब भी आप किसी मेमोरी को रिकॉल करते हो तो वो थोड़ी चेंज हो जाती है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के 1-2 दिन बाद ही वो घर आया। ये 2008 के थैंक्सगिविंग से 1 दिन पहले की बात है, जो अमेरिका का एक बड़ा हॉलिडे है। खैर, मुझे याद है कि उसने मुझे ज़ोर से गले लगाया था। उसने पूरी रात गाड़ी चलाई, क्योंकि उसने सुना था कि मुझे नींद नहीं आ रही है। उसने मुझे एक बहुत इम्पोर्टेंट सलाह दी। उसने कहा, किसी और के नियर डेथ एक्सपीरियंस को पढ़ने से पहले अपने अनुभव के बारे में जो कुछ भी आपको याद हो, उसे लिख लो। मैंने उसकी बात मानी और अगले 6 हफ्तों में लगभग 20,000 शब्द लिख दिए। उसके बाद ही मैंने नियर डेथ एक्सपीरियंस लिटरेचर को डीपली एक्सप्लोर करना शुरू किया। धीरे-धीरे मुझे एहसास हुआ कि ये एक्सपीरियंस सिर्फ गॉड और यूनिवर्स से कनेक्शन को अनुभव करने के लिए नहीं था, बल्कि मेरी खुद की लाइफ की हीलिंग
के लिए भी थी। मैंने 150 से ज्यादा बुक्स पढ़ी, साइंस, क्वांटम फिजिक्स, दूसरों के आध्यात्मिक अनुभव, ईस्ट और वेस्ट की टीचिंग्स, सबको समझने की कोशिश की। और फिर मुझे एहसास हुआ, अगर मैं सच में ये सब समझना चाहता हूं तो मुझे माइंड को समझना होगा। माइंड सिर्फ ब्रेन का प्रोडक्ट नहीं है, ये पूरे यूनिवर्स का माइंड है जिसे हम सब शेयर करते हैं। इसी वजह से टेलीपैथी जैसी चीजें रियल हैं। जैसे आइडेंटिकल ट्विंस में लगभग 35% केसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग टेलीपैथिक एक्सपीरियंसेस होते हैं। रिमोट व्यूइंग भी एक वैज्ञानिक रूप से मान्य तरीका है जिसमें कोई दूर की चीजें देखी जा सकती हैं। ये एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से होता है जिसका एक्सेस हम सबके पास है। मतलब कॉन्शियसनेस सिर्फ ब्रेन तक लिमिटेड नहीं है, ये पूरी यूनिवर्स में फैली है, जो स्पेस और टाइम के पार पास्ट और फ्यूचर की चीजें एक्सेस करने के लिए ब्रेन को अलाउ करती है, जहां से हमें डीप कनेक्शन, मीनिंग और पर्पस मिलता है। और यही कारण है कि मेडिटेशन और सेंटिंग प्रेयर हमें यूनिवर्स में कनेक्शन, मीनिंग और पर्पस की रियलिटी के बारे में पर्सनल इंसाइट देने के लिए बहुत जरूरी है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज एबिन, जैसे आप शेयर कर पा रहे हैं अपने एक्सपीरियंस को इतने ब्यूटीफुली, इतने डिटेल के साथ। राइट आफ्टर योर नियर डेथ एक्सपीरियंस आपने लिखना चालू किया, यू स्टार्टेड राइटिंग आपका एक्सपीरियंस, और उसके साथ साइंटिफिक वैलिडेशन भी ढूंढा, और बहुत सारा रिसर्च हो रखा है लेकिन बहुत लोग इसके बारे में जानते नहीं हैं, और आपने एज बीइंग इन द फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी आपने इसको वैलिडेट करने की कोशिश की। सो आई एम सो ग्रेटफुल दैट आप इन बुक्स के द्वारा ये लेकर आ पा रहे हैं। सो कैन यू प्लीज शेयर ये जर्नी कैसे हुआ, व्हाट चेंज्ड आफ्टर दैट? मैं कहूंगा कि एक कोट है रेने डेस्कार्टिस की। उन्होंने कहा था, अगर तुम खुद को इस यूनिवर्स का सच्चा सीकर मानते हो तो जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब तुम्हें अपने हर बिलीफ पर प्रश्न करना होगा। और यही मुझे करना पड़ा, मुझे कहना पड़ा, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। जब मैं इस दुनिया में वापस आया तो मेरे पास एक बहुत ही गहरा अनुभव था जिसने मुझे सिखाया कि हमारी चेतना ही सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे सच में सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ा। मैं हमेशा से एक साइंटिस्ट रहा हूं, ये कभी नहीं बदला। तो जो भी कंक्लूजन्स मैंने निकाले वो मेरे साइंटिफिक वर्ल्ड व्यू में फिट होने चाहिए थे। और मुझे ये जानकर खुशी हुई कि साइंटिस्ट इस पर पहले से ही काम कर रहे थे। अब अगर मेरी फैमिली की बात करूं तो मेरे बेटे ईबेन और बोन दोनों ने कॉन्शियसनेस और मेडिटेशन में बहुत इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। उन्होंने मुझे बहुत करीब से देखा, कैसे मैं कोमा से बाहर आया, कैसे वो मिरेकल हुआ जिसे डॉक्टर्स ने इम्पॉसिबल कहा था। लेकिन मैं वापस आया और अब 17 साल बाद भी मैं स्वस्थ हूँ। मैं अपने बच्चों और फैमिली से इन बातों पर चर्चा करता रहता हूँ। मेरी पत्नी करेन न्यूवेल, जो लिविंग इन अ माइंडफुल यूनिवर्स किताब की को ऑथर हैं, और सेक्रेड अकूस्टिक्स, जो बाइनॉरल बीट्स और ब्रेन वेव एंट्रेनमेंट से दिमाग को जगाने का काम करती है, की को फाउंडर भी हैं। वो भी इस जर्नी का बड़ा हिस्सा रही हैं। मैंने 1000 से ज्यादा प्रेजेंटेशंस, पॉडकास्ट और कॉन्फ्रेंसेस किए हैं और लोगों की हजारों कहानियां सुनी हैं। इसीलिए हमने अपनी दूसरी किताब लिखी, मैप ऑफ हेवन, ताकि ये दिखाया जा सके कि ये सिर्फ एक हार्वर्ड न्यूरो सर्जन की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक्सपीरियंसेस बहुत कॉमन है। मुझे लगता है प्रूफ ऑफ हेवन बुक, जो 40 से ज्यादा भाषाओं में पब्लिश हो चुकी है, वो इसी वजह से पॉपुलर हुई क्योंकि लोगों को अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस दिखाई दी। बहुत से लोग मेरी टॉक्स के बाद मेरे पास आते और कहते, कभी किसी को ये नहीं बताया लेकिन, और फिर अपनी कहानी शेयर करते। राइट, कभी नियर डेथ एक्सपीरियंस की, कभी आफ्टर डेथ कम्युनिकेशन की, कभी डेथ बेड विजन्स की, या कभी पास्ट लाइफ की स्टोरीज, खासकर छोटे बच्चों की जिनकी बातें सुनकर लगता है जैसे वो अपनी पिछली जिंदगी याद कर रहे हों। ये सारे एक्सपीरियंसेस मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाते हैं। क्योंकि अगर हमें कॉन्शियसनेस, ब्रेन और माइंड के कनेक्शन और रियलिटी को समझना है तो हमें ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस को सीरियसली लेना होगा। इसीलिए मैं आपके व्यूअर्स को एक इंपॉर्टेंट वेबसाइट बताना चाहता हूं, bigalovinstitute.org, जहां 29 साइंटिफिक एसेज अवेलेबल हैं जो आफ्टर लाइफ और रीइंकार्नेशन की साइंटिफिक रियलिटी को साबित करते हैं। तो अगर कोई साइंटिस्ट कहे कि ये सब नॉनसेंस है
तो इसका मतलब है कि उसने ये रिसर्च प्रॉपरली पढ़ी ही नहीं है। रियलिटी ये है कि आफ्टर लाइफ और रीइंकार्नेशन हमारे ह्यूमन रियलिटी का हिस्सा है। हो सकता है अभी हमें ये समझ में ना आए कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन ट्रूथ यही है कि सोल यानी आत्मा इटर्नल है, सब सोल्स इंटरकनेक्टेड हैं और प्यार ही वह शक्ति है जो सबको साथ लाती है। स्पिरिचुअल लाइफ के प्रिंसिपल्स जैसे प्यार, कंपैशन, काइंडनेस, मर्सी, फॉरगिवनेस और ग्रैटिट्यूड साइंटिफिक तौर पर भी बहुत जरूरी है। अब कुछ लोग कहेंगे रीइंकार्नेशन पर विश्वास नहीं है क्योंकि मुझे पास्ट लाइव्स याद नहीं, लेकिन जो डॉक्टर इस पर रिसर्च करते हैं जैसे यूवीए, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया का डिवीजन ऑफ परसेप्चुअल स्टडीज स्प्रिंग्स में वो बताते हैं कि ये मेमोरीज 6 से 7 साल की उम्र से पहले ही कलेक्ट करनी पड़ती हैं, क्योंकि उसके बाद नेचुरली ये मेमोरीज दब जाती हैं। जैसे एक फेमस केस है जो सोल सर्वाइवर बुक में लिखा है। जेम्स लाइनिंगर नाम का बच्चा जो 1998 में लुइसियाना यूएसए में पैदा हुआ था, उसने साफ साफ बताया कि वो एक वर्ल्ड वॉर 2 के फाइटर पायलट का पुनर्जन्म है जो 1945 में वॉर में मारा गया था। जब जेम्स छोटा था तब उसने डिटेल्स क्लियरली बताई, लेकिन जैसे जैसे वो 8 से 9 साल का हुआ उसकी मेमोरीज धीरे धीरे मिट गईं। इससे साफ दिखता है कि पास्ट लाइफ मेमोरीज बचपन में तो ज्यादा क्लियर होती हैं, लेकिन समय के साथ दब जाती हैं। हाँ, इन्हें वापस लाया जा सकता है मेडिटेशन से, हाइप्नोटिक रिग्रेशन से, नियर डेथ एक्सपीरियंस से या किसी और स्पिरिचुअल मिस्टिकल एक्सपीरियंस। मैंने खुद मेडिटेशन के जरिए अपनी कुछ पास्ट लाइव्स देखी हैं और इससे मुझे समझ आया कि हम सब अपनी छोटी सी ईगो से कहीं ज्यादा बड़े हैं। सो वंडरफुल। आपकी पूरी लाइफ में इतने दोस्त, इतने रिसर्चर्स, इतने साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स आपकी कम्युनिटी का पार्ट रहे हैं और अब इस एक्सपीरियंस के बाद आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं और बहुत लोग साइंटिफिक कम्युनिटी से बोलते होंगे कि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। सबने रिसर्च देखा है, जानते हैं द प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑफ मेडिटेशन, बट लोग करते नहीं हैं। तो जब लोग करते नहीं है तब आप क्या जस्टिफिकेशन देते हो, कैसे समझा पाते हो उन लोगों को? मुझे लगता है एक बात साफ कहना जरूरी है, किसी व्यक्ति की असली विजडम इस बात से पहचानी जा सकती है कि वो किन चीजों के बारे में नहीं जानता, इसका कितना अवेयरनेस रखता है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज हम जो ब्रेन और माइंड के कनेक्शन और रियलिटी के नेचर पर रिसर्च कर रहे हैं, बिल्कुल शुरुआती स्तर पर हैं। हम अभी शुरू ही कर रहे हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि न्यूरोसाइंस बहुत जल्दी ये समझा देगी कि कॉन्शियसनेस ब्रेन से कैसे पैदा होती है, लेकिन असलियत ये है कि हमारी समझ अभी बहुत ही कम है। हमें अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है गहराई तक पहुंचने के लिए। अगर आप बिगेलो इंस्टीट्यूट के एसेज पढ़ेंगे तो पाएंगे कि कुछ एसेज पूरी तरह से साइंटिफिक नजरिए से लिखे गए हैं जिनमें पैरासाइकोलॉजी या स्पिरिचुअल टॉपिक्स का कोई जिक्र नहीं है। जैसे बर्नार्डो कैस्ट्रो जो एक जाने माने मॉडर्न आइडियलिस्ट हैं, वो हमारी बुक लिविंग इन अ माइंडफुल यूनिवर्स के एंडोर्सर भी हैं और हमने भी उनके काफी काम एंडोर्स किए हैं। उन्होंने बिगेलो इंस्टीट्यूट के एसेज में क्वांटम फिजिक्स और मॉडर्न साइंस पर आधारित एक प्रभावशाली पेपर लिखा है बिना किसी स्पिरिचुअल टॉपिक के अपील के। लेकिन जब आप सब एसेज को एक साथ पढ़ते हैं तो साफ समझ आता है कि स्पिरिचुअलिटी कितनी जरूरी है। ये हमारी ह्यूमन एग्जिस्टेंस का कोर हिस्सा है। यही वजह है कि मेडिटेशन इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेडिटेशन इंसान को अपना पर्सनल अनुभव देता है, क्योंकि आप कितनी भी किताबें पढ़ लें या लेक्चर्स देख लें, लेकिन असली समझ तब आती है जब आप खुद एक्सपीरियंस करते हैं। इसीलिए रोज मेडिटेशन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे पहला स्टेप है अपने दिमाग की उस छोटी सी ईगो वाली आवाज को कुछ देर के लिए बंद करना। बहुत लोग सोचते हैं कि दिमाग में चलने वाली वही आवाज उनकी सोल है, लेकिन असल में वो सिर्फ ईगो वॉइस होती है जो ज्यादातर डर और चिंता से चलती है। मेडिटेशन के माध्यम से मैंने खुद एक्सपीरियंस किया कि वो ईगो वॉइस मेरी रियल हायर सोल का बस एक छोटा सा हिस्सा है। मैं उससे कहीं बड़ा हूं, मैं एक हायर सोल हूं। मेडिटेशन ने मुझे ये एक्सेस करना सिखाया। मुझे माइकल सिंगर की किताब द अनटैथर्ड सोल बहुत पसंद है। उसमें वो कहते हैं कि दिमाग के अंदर चलने वाली आवाज एक परेशान करने वाले रूममेट की तरह है, उसे बस साइड में रख दो, क्योंकि
असली तुम यानी वो हायर सोल तब एक्सपैंड होता है जब बॉडी और ब्रेन काम करना बंद कर देते हैं, और इसे मेडिटेशन के माध्यम से एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जब मैं मेडिटेशन करता हूं तो अपनी ईगो वॉइस यानी एबन अलेक्जेंडर के दिमाग की छोटी सी आवाज को अलाउ करता हूं कि एक सवाल पूछ ले या कोई रिक्वेस्ट कर दे, जैसे अभी मुझे क्या जानना चाहिए। लेकिन उसके बाद मैं उसे साइड कर देता हूं, फिर मैं सेक्रेट ऑन स्टिक्स के म्यूजिक को फॉलो करता हूं और एक गहरी सम्मोहन जैसी स्टेट में चला जाता हूं। मतलब वो स्टेट जो जागने और सोने के बीच होती है, वहां पहुंचकर वो ईगो वॉइस गायब हो जाती है जो हमेशा जज करती रहती है। उस साइलेंस में मुझे अपने आप का एक और डीप पहलू मिलता है, जिसे मैं और कैरन अक्सर न्यूट्रल ऑब्जर्वर कहते हैं। ये ऑब्जर्वर इमोशंस और रिएक्शन से जुड़ा नहीं होता। यहीं से रियल एक्सप्लोरेशन शुरू होती है। कभी कभी मैं ऐसी स्टेट तक पहुंच जाता हूं जिसे लोग क्लियर लाइट कॉन्शियसनेस ऑफ नॉन सेल्फ कहते हैं, यानी स्पष्ट प्रकाश जैसी चेतना, जहां मैं या अहंकार का भाव नहीं रहता। ये एक बहुत डीप मेडिटेटिव स्टेट होती है जहां मैं बस फ्लोट करता हूं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मैं उस स्टेट से थोड़ा बाहर आ जाता हूं, और तब यूनिवर्स मुझे उन सवालों के जवाब देने लगता है जो मैंने मेडिटेशन की शुरुआत में पूछे थे। इस पूरी प्रक्रिया में एक बात बहुत जरूरी है, बाइनॉरल बीट्स। इसे 1800 के दशक में एक प्रशियाई वैज्ञानिक ने खोजा था। उन्होंने देखा कि अगर आप एक कान में 100 हर्ट्ज का साउंड दें और दूसरे कान में एक 104 हर्ट्ज का साउंड दिया जाए, तो ब्रेन में 4 हर्ट्ज का नया पावरफुल सिग्नल तैयार होता है। ये सिग्नल दोनों आवाजों के अंतर के बराबर होता है। इसे आप एक वेवरिंग साउंड यानी एक तरह की लहराती हुई ध्वनि की तरह महसूस करते हैं। यह प्रक्रिया हमारे लोअर ब्रेन स्टेम में होती है। जो भी साउंड आप कभी सुनते हैं, जैसे भजन, मंत्र या गाने, ये सब टेम्पोरल लोब्स यानी दिमाग के उस हिस्से में प्रोसेस होते हैं जो इंसानों और बंदरों में पिछले कुछ मिलियन सालों में विकसित हुआ है। लेकिन बाइनॉरल बीट्स अलग होते हैं। ये हमारे दिमाग के बहुत पुराने हिस्से, लोअर ब्रेन स्टेम, मेन प्रोसेस होते हैं, उस सर्किट में जो लगभग 30 करोड़ साल पुराना है। एवोल्यूशनरी बायोलॉजी का एक जनरल प्रिंसिपल है, अगर आपको किसी भी फंक्शन को समझना है, जैसे यहाँ कॉन्शियसनेस, तो आपको उसके पीछे की एनाटॉमी यानी बनावट और उसके विकास को समझना होगा। अगर हम ब्रेन स्ट्रक्चर का एवोल्यूशन 300 मिलियन साल पीछे जाकर देखें, तो हमें पता चलता है कि यह हिस्सा सबसे पहले एक तरह का आवाज सुनकर अलर्ट करने वाला सिस्टम था, और ये विजुअल सिस्टम से भी पहले से मौजूद था। आज ये इतना एक्यूरेट है कि अगर मेरे पीछे कोई आवाज आती है, तो ये सेम सर्किट, जिसे सुपीरियर ऑलिवरी न्यूक्लियस कहते हैं, उस आवाज के आने का टाइम इतना एग्जैक्ट कैलकुलेट करता है कि ये मुझे बता देता है वो साउंड कहाँ से आया। यही सर्किट है जिसके साथ हम बाइनॉरल बीट्स मेडिटेशन में काम करते हैं, ताकि लोअर ब्रेन स्टेम में एक तेज हलचल पैदा हो। बहुत से लोग पेंडुलम को देखकर एक शांत और गहरी अवस्था में चले जाते हैं, एक आरामदायक और ट्रांसेंडेंटल स्टेट में चले जाते हैं। ये प्रक्रिया हमारे मिड ब्रेन को एक्टिवेट करती है, इससे कॉन्शियसनेस थोड़ी फ्री हो जाती है। लेकिन बाइनॉरल बीट्स और साउंड का यूज करके हम और भी गहरे लेवल पर जाते हैं, ब्रेन स्टेम के एक बहुत पुराने हिस्से तक, और वहां एक बहुत पावरफुल कंपन पैदा होता है। यही वजह है कि सैक्रेड एकॉस्टिक्स मेडिटेशन में गहरी शांति और आजादी का अनुभव होता है। मैं इसे सबको स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं। असल में कोई भी टेक्निक जो आपके दिमाग की छोटी सी ईगो वॉइस को शांत कर दे, उसे अपनाइए और डीप मेडिटेशन में जाइए, जहां आप इस यूनिवर्स की मूल चेतना के साथ एक हो सकते हैं। और जब वो आवाज शांत होती है, तो हम मेडिटेशन में डूबकर खुद को इस ब्रह्मांड की मूल चेतना से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। एंड आई कैन रियली से बैंग ऑन, क्योंकि मेडिटेशन एक ऐसा गिफ्ट है जो हमारे साथ है थ्रू आवर ब्रेथ, लेकिन हम करना नहीं चाहते, हम उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं। सो यू बीइंग फ्रॉम द साइंटिफिक कम्युनिटी, मैं चाहती हूँ कि आप डीपली समझाएं कि मेडिटेशन के क्या इम्पैक्ट है on a mental level, on a physical level, on a emotional level and even on a spiritual level. इसके क्या benefits हैं? मैं कहूंगा कि कोई भी फिजिकल, मेंटल या इमोशनल हीलिंग
असल में स्पिरिचुअल हीलिंग और पूर्णता से ही शुरू होती है। और जब मैं स्पिरिचुअल शब्द यूज़ करता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़्यादा रिलीजियस होना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, नियर डेथ एक्सपीरियंस करने वाले लोग अक्सर अधिक स्पिरिचुअल बन जाते हैं, और कम रिलीजियस अगर आपकी प्रेयर या मेडिटेशन आपको एक डीप स्टेट ऑफ वननेस, शांति और प्यार की डीप स्टेट में ले जाती है, जिसमें आप पूरे यूनिवर्स के साथ जुड़ जाते हैं। तो रिलीजन भी हेल्पफुल है, लेकिन मेरे लिए स्पिरिचुअल का मतलब सिंपल है। ये मान लेना कि हम सब एक ही माइंड शेयर कर रहे हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। टेलीपैथी या रिमोट व्यूइंग पर की गई साइंटिफिक रिसर्च से पता चलता है कि एक मेंटल फील्ड है जिसका हिस्सा हम सब हैं, और जब हम मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं तो हम इजीली यूनिवर्स के मूल मन तक पहुंच सकते हैं। मेरे लिए यह बताना जरूरी है कि ब्रेन और माइंड एक टूल हैं, लेकिन अल्टीमेटली इंपॉर्टेंट बात यही है कि माइंड क्या कर सकता है। मटेरियलिस्ट न्यूरोसाइंस कहता है कि फ्री विल जैसी कोई चीज नहीं होती। उनके हिसाब से हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस और विल सिर्फ दिमाग के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन और इलेक्ट्रॉन के बहाव का रिजल्ट है। लेकिन मेरा मानना है कि क्वांटम इंडिटर्मिनेसी फ्री विल समझने के कोर में है। जब आप इसे न्यूरोसाइंस व्यू पॉइंट से समझते हैं, तो पता चलता है कि ब्रेन में जो भी माइंड से रिलेटेड एक्टिविटी हो रही है, जैसे आयन चैनल और सिनेप्टिक वेसिकल्स, सब एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर होता है और क्वांटम कंट्रोल में होता है। ये न्यूटन के नियतिवादी सिद्धांत की मशीन की तरह नहीं होता, जैसा कि क्लासिकल फिजिक्स में होता है। सब कुछ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पर चल रहा होता है। इसीलिए क्वांटम फिजिक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ऊपर से नीचे तक टॉप डाउन कॉज़ैलिटी यानी कारण परिणाम संबंध और कोऑर्डिनेशन को संभव बनाती है। और जब आप समझते हैं कि दिमाग के अंदर जितनी भी मानसिक प्रक्रियाएं हो रही हैं वह सब एक क्वांटम घटना है, तब यह भी समझना पड़ता है कि सिर्फ न्यूरॉन्स ही नहीं बल्कि एस्ट्रोसाइट्स भी क्वांटम क्षेत्र में काम करते हैं। इसलिए ब्रेन एक ट्रांससीवर का काम करता है, यानी यह हमें मूल चेतना से जोड़ने वाला एक कनेक्शन पॉइंट बन जाता है। लेकिन ब्रेन इस चेतना का क्रिएटर नहीं है। और एक और बात, मेमोरीज ब्रेन में स्टोर नहीं होती। यह एक मिथ है जिसे न्यूरोसर्जन बहुत समय तक मानते रहे। 1975 में वाइल्डर पेनफील्ड, जो एक बहुत प्रसिद्ध कैनेडियन न्यूरोसर्जन थे, उन्होंने अपने करियर का ज्यादातर समय अवेक पेशेंट्स के ब्रेन को स्टिमुलेट करने में बिताया। मैंने खुद भी ऐसे कई केसेस हैंडल किए हैं। अगर किसी पेशेंट को ब्रेन ट्यूमर हो या स्पीच वाले हिस्से या मोटर स्ट्रिप के पास वेस्कुलर लीजन हो, तो हम अक्सर उनका ऑपरेशन जागते हुए स्टेट में ही करते हैं, क्योंकि ब्रेन को दर्द महसूस नहीं होता है। सो अगर स्कैल्प को सुन्न कर दिया जाए तो आप ब्रेन खोल सकते हैं, पेशेंट को हल्की बेहोशी की दवा देकर, और फिर बीच में उन्हें जगा भी सकते हैं। ऐसी स्थिति में ऑपरेशन करते समय अगर आप बोलने वाले हिस्सों के बहुत पास पहुंच जाते हैं, तो आप मरीज से बात करते रहते हैं और उनकी बोलने की क्षमता को टेस्ट करते हैं और समझ जाते हैं कि कहाँ रुकना है। पेनफील्ड ने ऐसे बहुत सारे केस किए और उन्हें साफ हो गया कि मन को सिर्फ दिमाग से पूरी तरह नहीं समझाया जा सकता। 1975 में अपनी किताब द मिस्ट्री ऑफ द माइंड में उन्होंने साफ लिखा कि वह एक आधुनिक न्यूरोसाइंटिस्ट होते हुए भी मान सकते हैं कि ब्रेन स्टडी के साथ साथ एक स्पिरिचुअल नेचर भी है जो ब्रेन के काम से परे है। दुर्भाग्य से 1975 में मेडिकल कम्युनिटी इस मैसेज को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जो मैसेज हम आज प्रूफ ऑफ हेवन और लिविंग इन ए माइंडफुल यूनिवर्स जैसी किताबों में देते हैं, वो पेनफील्ड के पावर ऑफ स्पिरिचुअलिटी के स्टेटमेंट्स को एक मॉडर्न न्यूरोसाइंटिफिक सेटिंग में और अगले स्तर पर ले जाते हैं। अब उन लोगों के लिए जो मानते हैं कि दिमाग और कॉन्शियसनेस एक ही चीज है, मॉडर्न स्टडीज बताती है कि साइलोसाइबिन मैजिक मशरूम, एलएसडी, डीएमटी जैसी दवाइयां, ये सब सेरोटोनिन, दो प्रकार के साइकेडेलिक पदार्थ हैं। पौधों से बनी दवाइयां जैसे ayahuasca भी इसमें आती हैं। जब लोग इनके प्रभाव में होते हैं और उनके ब्रेन को स्टडी किया जाता है, तो ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनका दिमाग मानो क्रिसमस ट्री की तरह चमक रहा होगा, क्योंकि वे जो अनुभव कर रहे होते हैं वह हमारी नॉर्मल वेकिंग रियलिटी से
कहीं ज्यादा अद्भुत और असाधारण होते हैं। लेकिन अगर आप उनका फंक्शनल एमआरआई या मैग्नेटोएंसेफलोग्राफी जैसे पावरफुल टूल से स्टडी करें, जो हमें ब्रेन वर्क को सही से देखने में मदद करती हैं, तो आपको पता चलता है कि ऐसे पदार्थों के प्रभाव में दिमाग शांत हो रहा है। एक भी न्यूरॉन या न्यूरोनल समूह की गतिविधि में वृद्धि नहीं हो रही है। दिमाग रास्ते से हट रहा है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आखिरकार हमारी कॉन्शियस फिनोमिनल एक्सपीरियंसेस सिर्फ ब्रेन में बेस्ड नहीं हैं, बल्कि स्पिरिचुअल और मेंटल रेल्म में बेस्ड हैं। वही रेल्म जो क्वांटम एंटेंगलमेंट फिनोमेना से जुड़ा होता है। इसी वजह से मेमोरीज और मानसिक प्रक्रियाओं का संबंध पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से होता है, और ये हमारी एग्जिस्टेंस की अंडरस्टैंडिंग का एक बड़ा हिस्सा है, ना कि सिर्फ अभी के पल का। और यह समझना जरूरी है कि ब्रेन इसका क्रिएटर नहीं है, सिर्फ ट्रांसीवर है। इसलिए जब ब्रेन और बॉडी मर जाते हैं तो आपकी चेतना अपने गुजर चुके प्रियजनों की आत्माओं से जुड़ जाती है। ये एक ऐसी पहचान है जो सभी प्राचीन संस्कृतियों में अनुभवों के माध्यम से देखी जाती है, जैसा कि ग्रेगरी शुशान काफी डिटेल में लिखा है कि कैसे उन लोगों की सोल्स के साथ कनेक्शन होता है जो अपने फिजिकल बॉडी छोड़कर चले गए, जैसे हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, सिबलिंग्स, बच्चों या कोई लव्ड वंस। ये लोगों का पहला और सबसे बेसिक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, जो दिखाता है कि हम सब सोल्स के रूप में इस स्पिरिचुअल यूनिवर्स में एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं। मॉडर्न साइंस भी ये प्रूफ करने में हेल्प करती है कि ये सब रियल है, सिर्फ दिमाग के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ये उससे काफी ज्यादा है। हमें ये समझना जरूरी है कि ब्रेन कैसे काम करता है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट रिसीवर है। ये एक तरह का फिल्टर का काम करता है, पर ये मेमोरीज या कॉन्शियस एक्सपीरियंस का स्टोर हाउस नहीं है। सो वंडरफुली शेयर्ड एबिन। बहुत लोग के मन में सवाल रहता है अबाउट मेडिटेशन। उनको लगता है कि मेडिटेटर्स पत्थर दिल के हो जाते हैं, इमोशनलेस होते हैं, बहुत डिटैच्ड हो जाते हैं। लेकिन एक्चुअली उसका ऑपोजिट है। हम लोग हर एक इमोशन को ट्रूली फील करते हैं। दैट इज़ पर्सनली बिन माई एक्सपीरियंस कि मुझे पता है कि मुझे कब स्विच करना है उस एक्सट्रीम इमोशन से, उस गुस्से से या उस खुशी से। मुझे पता है कि मुझे इमीडिएटली स्विच कैसे करना है, एंड दैट इज़ बिन माई एक्सपीरियंस। तो आप अपना एक्सपीरियंस बताइए एबिन कि हाउ इज़ मेडिटेशन हेल्प यू इन योर लाइफ, एंड आप प्रैक्टिकली अपने डेली लाइफ में क्या बेनिफिट देख पाते हैं? मैं आपको बता सकता हूं कि हाँ, मैं पूरी तरह से एक नॉर्मल इंसान हूं। इस पूरी स्पिरिचुअलिटी का एक हिस्सा ये है कि आप अपनी ह्यूमन साइड को एम्ब्रेस करो और समझो कि आप एज अ ह्यूमन कौन है। इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, पर आपको उन्हें रूल नहीं करने देना चाहिए। आप बस इन्हें गाइड के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। मेरे लिए मैंने पाया है कि लाइफ अब पहले जितनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं रही। मैं अब उन चीज़ों को काफ़ी आसानी से एक्सेप्ट कर लेता हूँ जो पहले मुझे परेशान कर देती थीं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मॉडर्न दुनिया की चीज़ों से इरिटेट नहीं होता है, स्पेशली पॉलिटिकल सिचुएशंस, युद्ध, हिंसा, कॉन्फ्लिक्ट, रेफ्यूजीज और क्लाइमेट चेंज को देखकर कभी-कभी फ्रस्ट्रेशन होना स्वाभाविक है। कभी-कभी तो मैं टीवी पर ही गुस्सा हो जाता हूँ। हाँ, मैं ह्यूमन हूँ, पर मेरी मेडिटेशन की रेगुलर प्रैक्टिस, मैं कोशिश करता हूं कि दिन में 1 से 2 घंटे मेडिटेट करूं, और मेडिटेशन से जो अंडरस्टैंडिंग आती है वही मुझे ये सिखाती है कि जीवन कैसे जीना है। मेडिटेशन सिर्फ पीस पाने या एंग्जाइटी कम करने का टूल नहीं है, बल्कि ये आपको और आपकी सोल को बेहतर बनाने में हेल्प करता है, जिसके लिए आप यहाँ आए हैं। और इसकी प्रूफ आप देख सकते हैं अपने एक्शंस में, जब आप इस बॉडी में रहकर लाइफ जी रहे होते हैं। मेरे लिए इसका एक बड़ा हिस्सा है टॉक्स और प्रेजेंटेशंस देना। जब मैं पब्लिक के बीच आता हूं तो हजारों लोग अपनी स्टोरीज शेयर करते हैं, और ये एक्सपीरियंस बहुत ही गहरा होता है। यही कारण है कि हमने अपनी दूसरी किताब मैप ऑफ हेवन लिखी। इस किताब में मैंने उन सभी के अनुभव लिखे जो मेरी आध्यात्मिक बातों को साबित करती हैं, साथ ही ये भी दिखाती हैं कि ये अनुभव कितने कॉमन हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूंगा कि सेक्रेड इकोस्टिक बाइनोरल बीट्स के उपयोग पर एक पायलट स्टडी भी है जो साइंटिफिकली प्रूव्ड है। डॉक्टर अन्ना यूसुम यूसिम ने ये स्टडी जर्नल ऑफ नर्वस एंड मेंटल डिजीज में पब्लिश की। इसमें उन्होंने पाया कि 2 हफ्तों में जो लोग सैक्रेड एकॉस्टिक सुन रहे थे, उनमें एंजाइटी सिम्टम्स 26% तक कम हुए, जबकि सामान्य टॉक थेरेपी लेने वाले लोगों में सिर्फ 7% रिडक्शन हुआ।
और बस एंजाइटी कम करना ही शुरुआत है। मेडिटेशन और अंदर जाने की प्रैक्टिस आपको और भी बहुत कुछ हेल्प कर सकती है। जैसा कि आप एक एक्टिव मेडिटेटर होने के नाते जानते होंगे, इसलिए मैं लोगों को एनकरेज करता हूं कि थोड़ी देर खुद के लिए निकालो, कुछ मिनट सिर्फ अपने लिए स्पेंड करो। एक लास्ट पॉइंट जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि लाइफ रिव्यू जो लगभग आधे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में होता है, वो गोल्डन रूल का एक ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है। मतलब जैसा व्यवहार आप दूसरों से चाहते हैं वैसा ही व्यवहार उनके साथ करें। यही मैसेज है सभी नियर डेथ एक्सपीरियंसेस का और उनकी साइंटिफिक स्टडी का। तो अल्टीमेटली जो लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं वो ये समझ सकते हैं कि ये एक इनविटेशन है पूर्णता, प्रेम, कंपैशन, काइंडनेस, एक्सेप्टेंस और सभी फेलो बीइंग्स के साथ कनेक्शन में आने का, जो एक प्रोसेस में है फॉरवर्ड मूव करने का और अपनी हाईएस्ट सोल्स बनने का, ताकि हम सब एक साथ आगे बढ़ें और वो हाईएस्ट सोल बने जो हम बन सकते हैं। तो अबिन, आप उन कुछ लोगों में से एक हो जो स्पिरिचुअलिटी को और साइंस को बहुत बैलेंस तरीके से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, एंड दैट इज वाई लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड आपके बुक्स के द्वारा। एंड मी माई सेल्फ, मैं बहुत इंस्पायर्ड हुई हूँ कि यस, कई जस्टिफिकेशन मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को समझाऊं कि भाई मेडिटेशन इज सो इम्पॉर्टेंट। योर बुक एक्सप्लेन्स द नियर डेथ एक्सपीरियंस। ये पैरानॉर्मल एक्टिविटी लोग समझते हैं कि स्पिरिचुअलिटी से क्या क्या बदलाव होता है, बट बेसिक ह्यूमन लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, एंड आई हैव सीन द बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन एंड आई एम सो हैप्पी दैट आप उसको इतनी ब्यूटीफुली डेली लाइफ में प्रैक्टिस लेकर आ पाते हैं। तो इस एपिसोड के आखिरी पॉइंट पर आ रहे हैं। इट्स अ लॉट ऑफ फन, रैपिड फायर क्विक क्वेश्चंस, और आपके जवाब जानना चाहूंगी कि स्पिरिचुअलिटी को एक क्विक और सिंपल वे में लोगों तक समझाना। तो सबसे पहला सवाल ये है कि नियर डेथ एक्सपीरियंस को एक शब्द में आप कैसे कहेंगे? Extraordinary. तो आपकी नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में जानना चाहूंगी कि व्हाट डिड दैट फील लाइक? मैं एक अनकंडीशनल लव के समुंदर में डूब गया था और जब लौटा तो अंदर से बहुत गहरा सुकून और अपनापन महसूस हो रहा था। तो जो लोग सोल या आत्मा के कॉन्सेप्ट में बिलीव नहीं करते हैं, एक्सप्लेन टू देम व्हाट इज अ सोल। मैं ये कहूँगा कि सोल बस चेतना का एक छोटा सा हिस्सा है। ये मेमोरीज, एक्सपीरियंसेस और अंडरस्टैंडिंग का कलेक्शन है जो समय के साथ साथ ग्रो करता है। आखिरकार हम सब मिलकर यूनिवर्स के माइंड को शेयर कर रहे हैं। जैसा कि पियरे टेलहार्ड डे चार्डिन ने मिड 20th सेंचुरी में अपनी किताब द फेनोमेनन ऑफ मैन में लिखा था, एवोल्यूशन हो रहा है। लेकिन ये सिर्फ बायोलॉजिकल नहीं है, बल्कि ये पूरी कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन है जो आगे बढ़कर ओमेगा पॉइंट या क्राइस्ट चेतना की तरफ जा रहा है। यानी यूनिवर्स की गॉड फोर्स के साथ इनक्रेडिबल वननेस है और हम सब इस कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैं अक्सर एक एग्जांपल देता हूं कि एक मन एक हीरे की तरह है और इस हीरे की हर साइड एक इंडिविजुअल बीइंग की तरह है जो अपनी इंटरैक्शंस, लर्निंग और टीचिंग के थ्रू कंट्रीब्यूट कर रहा है। ये सब यूनिवर्स की रियलिटी को समझने में मदद करता है और इस रियलिटी में हम सब कंट्रीब्यूट करते हैं। मेडिटेशन और ऐसी प्रैक्टिसेस हमें उस नेचुरल ऑर्गेनिक वन माइंड से जोड़ने का बेस्ट तरीका है, जिससे कॉन्शियसनेस का इवोल्यूशन और भी सुंदर बनता है। अब सवाल आता है कि स्पिरिट गाइड्स या डिवाइन बीइंग्स दिखते कैसे हैं? ज्यादातर वो लाइट की तरह नजर आते हैं, कई बार डिजिटल फोटोज या वीडियोस में ऑर्ब फिनोमेनॉन दिखता है, यानी लाइट से भरे हुए गोले जो पर्पल, ब्लू, वाइट और कई कलर्स के हो सकते हैं। मैंने खुद कई बार देखा है कि जब मैं अपनी गार्जियन एंजेल की स्टोरी शेयर करता हूं तो ऑडियंस में लोग फोटोज खींचते हैं और उन फोटोज में मेरे पास एक और भी साफ नजर आता है। फिजिकल वर्ल्ड में ये अक्सर सिर्फ लाइट के रूप में दिखते हैं और डिजिटल फोटोग्राफ्स में बेटर दिखते हैं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ये बीइंग्स और भी बेहतर रूप में दिखाई देते हैं। हमारे प्रियजन मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, अक्सर उनकी सोल्स युवा अवस्था में दिखती हैं, लाइट बॉडी में, और कुछ एडवांस्ड बीइंग्स गोल और जैसे दिखाई देते हैं जिनसे मंत्र, भजन और गीत निकलते हैं। कोर रेल में जहां कोई स्पेस और टाइम नहीं होता, वहां ये प्योर कॉन्सेप्ट और विजडम की तरह महसूस होते हैं। नजर शायद न आए, लेकिन आप उन्हें गहराई से फील कर सकते हो। मतलब ये कि ये बीइंग्स और गाइड्स अलग अलग लेवल पर
अलग अलग तरह से दिखते हैं, कभी लाइट, कभी ऑर्ब, कभी आवाज, कभी प्योर फीलिंग। ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस स्तर पर हैं। जरूरी है कि हम ओपन माइंड और वेलकमिंग हार्ट के साथ इन प्रेजेंसेस को एक्सेप्ट करें। वंडरफुल। तो अगला सवाल है, जो लोग डेली मेडिटेट करते हैं, क्या चेंज वो अपने अंदर देख पाते हैं? मुझे लगता है कि जब लोग इस जर्नी को एक्सपीरियंस करते हैं तो उन्हें जल्दी ही एक ऐसी क्लैरिटी मिलने लगती है जिसमें वो समझने लगते हैं कि वो यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं और लाइफ में किस डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। ये समझ आता है कि लव, कंपैशन, काइंडनेस, एक्सेप्टेंस और अपनापन ही स्पिरिचुअलिटी है। मेरे लिए मेडिटेशन का सबसे ब्यूटीफुल गिफ्ट यही है कि जब आप इसे रोज करते हो तो शांति, हार्मनी और वननेस का एहसास धीरे धीरे आपकी लाइफ में उतरने लगता है। दूसरों से मिलते जुलते समय भी वो एहसास बना रहता है और तभी लगता है कि हाँ, मैं सच में आगे बढ़ रहा हूँ। This has been an absolute honor, Dr. Evan. आप PMC हिंदी चैनल पर आए हैं and I have read your books and I have been truly inspired and I'm seeing you here. It just makes me so happy. आपने स्पिरिचुअलिटी को एक साइंटिफिक वे में बताया and that is what is the need of the hour. तो मैं चाहती हूँ कि आप PMC हिंदी और PMC हिंदी व्यूअर्स के लिए एक मैसेज दें। बस प्यार को महसूस करो, ध्यान करो और जो भी खूबसूरती, प्यार और शांति है उसे वापस इस दुनिया में लाओ और सबके साथ बांटो। जितना हम सब ऐसा करेंगे, दुनिया उतना ही हमें वापस लौट आएगी। मैंने ये फील किया है कि इस यूनिवर्स में एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ जस्टिस है, जिसे हम कर्म भी कह सकते हैं। जितना मैं दूसरों को प्यार, काइंडनेस, कंपैशन देता हूँ, उतना ही यूनिवर्स मुझे वापस देता है। इसीलिए मैं सबको यही कहता हूँ, इस जर्नी को एंजॉय करो, मुस्कुराओ, हंसो और इस खूबसूरत प्लैनेट का मिलकर आनंद लो। बस इतना ध्यान रखो कि हम चीज़ों को और अच्छा बनाएं और हमेशा हायर गुड का ख्याल रखें। और कम्युनिटीज जैसे पीएमसी हिंदी और ऐसे ही दूसरे स्पिरिचुअल ग्रुप्स इस वर्ल्ड को बेटर बना सकते हैं। हम सब एक बेहतर दुनिया बनाने में अपना योगदान दे सकते हैं। मुझे आप जैसे लोगों से जुड़ना बहुत अच्छा लगता है और जो काम आप पीएमसी हिंदी में कर रहे हो, ध्यान को और इस संदेश को दुनिया तक पहुंचाकर सभी लोगों की मदद करना, यही आज की जरूरत है। तो मुझे बुलाने के लिए धन्यवाद। आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। थैंक यू डॉक्टर एवन। आपके काम ने लाखों लोगों के जीवन को बदला है एंड दिस इज अ टेस्टामेंट। ये इंटरव्यू, आपका एक्सपीरियंस, आपका मैसेज, ये सब चीज़ें हम सभी को एक मैसेज देते हैं कि इट इज़ टाइम टू एक्सपेरिमेंट एंड बी ओपन टू स्पिरिचुअलिटी एंड मेडिटेशन। द मोमेंट हम ओपन हो जाते हैं, हम एक नए वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए रेडी होते हैं। जब हम क्लोज रहते हैं, जैसे आपका पास था, आप क्लोज थे, लेकिन एक एक्सपीरियंस ने कंप्लीटली आपका पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया एंड दैट इज व्हाट वी आर आस्किंग ऑल आवर व्यूअर्स टू डू। जस्ट ओपन योर माइंड अ लिटिल बिट, थोड़ा सा खोल के देखिए और देखिए कि दुनिया क्या है। हमारी आंखों के द्वारा जो हम सब चीज़ें देखते हैं उसके बियॉन्ड बहुत चीज़ें हैं जो हम जानते भी नहीं हैं। सो थैंक यू डॉक्टर एवन फॉर ओपनिंग आवर आइज टू दिस ट्रूथ। थैंक यू। सो पीएमसी हिंदी के दर्शकों, एंड दिस इज मी साइनिंग ऑफ, रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ अस टू टेक अ स्टेप टुवर्ड्स मेडिटेशन। जस्ट एक्सपेरिमेंट इट वंस, एक बार ट्राई करके देखिए और आप देखेंगे कि इट विल चेंज हाउ यू लुक एट लाइफ। ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे साथ। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप कौन से नए गेस्ट चाहते हैं, उनका ज्ञान चाहते हैं कि पीएमसी हिंदी चैनल पर आए, और हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत सपोर्ट मिलती है और ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। वे सो हैप्पी कि हम पीएमसी शो के द्वारा ये जो विजडम है उसको एक्सपैंड करते रहे और आपको और इस बात में लेकर आते रहें। सो थैंक यू। PMC हिंदी बदले